नमस्कार दोस्तों। तो मैं आज आप लोगों को ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। देखिए, ट्रांसलेशन जो क्लास 10th और 12th में जो बोर्ड का एग्ज़ामिनेशन होगा, उस एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप लोग इंग्लिश सीख रहे हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग पढ़ते हैं तो उसमें जो भी स्ट्रक्चर आते हैं अंग्रेजी में, उसको स्ट्रक्चर को समझना और उसका अर्थ निकालना, इन सब के लिए ये वीडियो यूज़फुल होने वाली है। और मैं कम से कम 25 या 30 चैप्टर लेकर आऊँगा जिसमें ट्रांसलेशन की बात करूँगा। अगर आप ये पूरी वीडियो ठीक से देखेंगे तो आपको ट्रांसलेशन सही से समझ में आएगा। हमारा पहला चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, चैप्टर 1, मैं सीधा आपको टेंस नहीं पढ़ाऊँगा, चैप्टर 1। ठीक, तो चैप्टर 1 में देखिए मैंने 5 उदाहरण लिख रखे हैं। पहला लिख रखा है, आपको बाज़ार जाना चाहिए, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बच्चों को मैदान में खेलना चाहिए, आपको अवश्य बाज़ार जाना चाहिए, हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। इन 5 वाक्यों में आखिरी में देखिए तो ये है ना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए, ना चाहिए और ना चाहिए। जब भी ट्रांसलेशन करते समय आखिरी में ना चाहिए हो, हिंदी में ना चाहिए हो, केवल चाहिए से काम नहीं चलेगा, ना चाहिए हो, तब उसका ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास 2 स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर पहला हमारा होता है, सब्जेक्ट लिखिए और शुड लिखिए, शुड लिखिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सामान्य बात के लिए है, सामान्य बात। इसके अलावा सब्जेक्ट लिखिए, ought to have लिखिए, ought to have, ought to, केवल ought to वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ought लिखना है, ought to लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये 4 बातों के लिए होगी, नैतिक, बाध्यता, ईश्वरीय कथन और अवश्य चाहिए। अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए। अगर हमारे पास 4 बातें हैं, नैतिक है, बाध्यता है, ईश्वरीय कथन है, अवश्य चाहिए, तो ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। अगर कोई सामान्य बात है तो ये स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी आगे और भी चैप्टर आएंगे, आप समझिएगा। देखिए, पहले अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूं, आपको बाजार जाना चाहिए। ठीक, तो आपको बाजार जाना चाहिए, आखिरी में ना चाहिए है, तो इसका ट्रांसलेट कैसे होगा? पहले आपको की मीनिंग हो जाएगी यूँ, फिर ना चाहिए आखिरी में लगा है तो शुड फिक्स रहेगा। ये सामान्य बात है। यू शुड फिर वर्ब की पहली फॉर्म होती है, यू शुड गो टू स्कूल। फिर जब नेक्स्ट हमारा देखो, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, इसके भी आखिरी में ना चाहिए लिखा है। अगर आखिरी में ना चाहिए लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो बड़ों का सम्मान करना ये एक नैतिक बात होती है। नैतिक बात का अर्थ ये होता है जिस बात का संबंध सही और गलत से होता है वो नैतिक बात होती है। तो ये नैतिक बात है, तो हम शुड का प्रयोग नहीं करेंगे, ought to का प्रयोग करेंगे। ought to की जगह शुड का प्रयोग कर सकते हैं, शुड की जगह पे ought का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ought to का प्रयोग करें। हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो इसका ट्रांसलेट होना चाहिए वी ought to। सम्मान करने का रिस्पेक्ट हो जाएगा, रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का हो जाएगा एल्डर्स, वी ought to रिस्पेक्ट एल्डर्स। तीसरा हमारा क्या है? बच्चों को मैदान में खेलना चाहिए। इसमें भी आखिरी में ना चाहिए है, खेलना चाहिए, लेकिन ये एक सामान्य बात है, तो शुड का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चिल्ड्रेन शुड प्ले इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, आपको अवश्य बाजार जाना चाहिए। देखिए, अवश्य चाहिए है तो मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मस्ट की जगह ought भी आता है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अवश्य चाहिए की बात हो रही है, तो चौथा हो जाएगा यू, आपको बोला है तो यू ought to go to market, go to market, ये हो जाना चाहिए। हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, हमें ईश्वर में विश्वास रखनी चाहिए, ये एक ईश्वरीय कथन है। जब ईश्वरीय कथन है तो ought to का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी ought
टू, विश्वास रखने का बिलीव या फेथ होता है, बिलीव इन गॉड। तो इस तरीके से ट्रांसलेट हो जाएगा। देखिए इसमें दो बातें और आपको मैं समझा देता हूँ कि अवश्य चाहिए है, तो अवश्य चाहिए अगर हो, जैसे ये इस वाले वाक्य में हमने लिखा था बच्चों को यहाँ पे आपको अवश्य बाजार जाना चाहिए था, तो अवश्य था बीच में। जब भी अवश्य चाहिए है तो आर्ट टू का प्रयोग हो जाता है, ईश्वरीय कठिन बाध्यता नैतिकता की बात हो। तो अवश्य चाहिए के लिए एक और होता है, केवल अवश्य चाहिए के लिए। अगर आखिरी में अवश्य चाहिए है तो अवश्य चाहिए के लिए सब्जेक्ट होता है और मस्ट होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। केवल अवश्य चाहिए के लिए, अवश्य चाहिए का केवल सेंस हो तो। लेकिन अगर इसकी जगह हम रिप्लेस करके ऑट टू लिख देंगे, ऑट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट इधर, तब भी इसमें कोई गलत नहीं होगा, ये भी हमारा सही माना जाएगा। तो ऑट टू मस्ट की जगह रिप्लेस हो सकता है और ये इसकी जगह रिप्लेस हो सकता है केवल अवश्य चाहिए के केसों में। लेकिन इसके अलावा एक और शुड का प्रयोग होता है जो हमें जानना चाहिए। मैं इसको एक और स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ उदाहरण के द्वारा। देखिए मैं एक एग्जांपल आपको लिखता हूँ, मैं बाजार क्यों जाऊँ, मैं बाजार क्यों जाऊँ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे ऊ लगा हुआ है, ऊ। अगर किसी भी आखिरी में ऊ लगा हो, मैं बाजार क्यों जाऊँ, मैं क्यों पढ़ूँ, ठीक, ऊ लगा होता है, तब इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट शुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चीज़ का अगर हम ट्रांसलेट करें तो ये क्वेश्चन वर्ड है हमारा, क्यों बीच में आया, तो इसकी मीनिंग लिख लेते हैं, वाई शुड आई गो टू स्कूल। तो इस तरीके से हम इसका ट्रांसलेट कर लिए। लेकिन दोस्त केवल ट्रांसलेट में सामान्य वाक्य नहीं आते हैं, नॉट वाले भी आते हैं, बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। ये सारे वाक्य अगर आए तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो मैं आपको समझाता हूँ कि नॉट का प्रयोग ठीक तरीके से कैसे करते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर करते समय या इंट्रोगेटिव हो या डबल इंट्रोगेटिव हो तो उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। देखिए पहले तो इसके अलावा ये पूरा हम समझ लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम पहले से जान लेंगे तो नॉट का प्रयोग हमें ठीक से समझ में आएगा कि नॉट का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। ठीक, क्योंकि निगेटिव वाले वाक्य आएंगे तब हम कैसे करेंगे। पहले आप समझिए कि हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है हमारे लिए समझना, हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक, देखिए जैसे ये हमारे दो वाक्य हैं, सब्जेक्ट है, जैसे मैं दो वाक्य आपको समझाता हूँ और मैं बस सिखाना चाहता हूँ कि नॉट का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, नॉट का प्रयोग कैसे किया जाएगा, यानी कि नॉट का प्रयोग कैसे होता है। अगर नॉट का प्रयोग ठीक से जानना है तो आपको जानना होगा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ठीक, एक उदाहरण लिखता हूँ, मोहन ऑट टू हैव। देखो हैव वाला क्या है, अभी आगे आएगा, ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड एल्डर्स हो जाएगा, ऑट टू हैव रिस्पेक्टेड एल्डर, मोहन ऑट टू हैव। तो अब इसमें सवाल यह है कि ऑट हमारी हेल्पिंग वर्ब है या टू हमारी हेल्पिंग वर्ब है या हैव है या ऑट टू है या ऑट टू हैव पूरी हेल्पिंग वर्ब है। रिस्पेक्टेड तो मेन वर्ब हो गई, लेकिन यहाँ पर ये जो तीनों शब्द आए हैं ये हमें कंफ्यूज कर रहे हैं कि इनमें से कौन हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। तो देखिए समझ लीजिए रूल क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब का। अगर हेल्पिंग वर्ब एक से अधिक शब्दों की हैं, जैसे इसमें ऑट भी है, टू भी है, हैव भी है, हेल्पिंग वर्ब चाहे जितने शब्दों की रहे, हेल्पिंग वर्ब चाहे जितने शब्दों की हो, चाहे जितने शब्दों की हो, जितने शब्दों की हो, हमारा पहला शब्द ही हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हमेशा पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब होगा। जैसे ये ऑट ही हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब एग्जैक्ट क्या होती है ये पता हो तो हम आसानी से यूज़ कर पाएंगे नॉट का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखो एक उदाहरण और समझा देता हूँ, फिर मैं आपको नॉट लगाना सिखाता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे ही हैज़ बीन लिविंग हेयर
सिंस 2002। ठीक, तो अब सवाल यह है कि देखो लिविंग तो मेन वर्ब हो गई, ये हम साफ साफ जानते हैं, लेकिन इसमें दो शब्द आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब में। तो इसमें से कौन हमारी हेल्पिंग वर्ब है? तो हेल्पिंग वर्ब हमारा पहला शब्द होता है, यही हमारा हेल्पिंग वर्ब है। फिर पूछेंगे बीन क्या है? तो बीन मेरे दोस्त मेन वर्ब का हिस्सा है, जो मेन वर्ब है लिविंग इसी का हिस्सा है। तो पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब होता है, बाकी सब मेन वर्ब के हिस्से हैं। अगर ये हमें पता है तब हम नॉट का प्रयोग सही से कर सकते हैं। नॉट का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब से पहले किया जाता है। नॉट का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब से पहले किया जाता है। मेन वर्ब से पहले किया जाता है, पहले किया जाता है। ठीक, तो अब देखिए इसमें ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब ये है, तो ये भी मेन वर्ब का हिस्सा हो गया। तो इसी के पहले हमेशा नॉट का प्रयोग होगा, यानी नॉट लगाना हो तो हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर लेंगे। देखिए एक उदाहरण मैं और समझता हूँ। वी ought to have believed in God। अब बोले इसको नॉट में, अगर नॉट में आता तो हमें तो कैसे करते? तो हम देखो ought to have, तीन हेल्पिंग वर्ब जैसा दिख रहा है, तो हम जान गए कि पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब है, बाकी सब मेन वर्ब के हिस्से हैं। तो ये पूरा हिस्सा मेन वर्ब का है, ये पूरा हमारा मेन वर्ब का हिस्सा है, और मेन वर्ब से पहले ही नॉट का प्रयोग किया जाता है, यहीं पर हमारा नॉट का प्रयोग होगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब अगर एक से अधिक शब्दों की हो तो हमेशा नॉट का प्रयोग मेन वर्ब से पहले करेंगे। ठीक, ought to have में बोले मेन वर्ब पूरा क्या है? तो बिलीव्ड नहीं है, to have हमारा मेन वर्ब है। तो इस तरीके से अगर हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या होता है, तब हम नॉट का सही प्रयोग कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि नॉट का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब से पहले किया जाता है। ठीक, फिर हम आपको समझाते हैं कि इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव का क्या मतलब है। जैसे आप कई बार ये बातें सुने होंगे, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक, आपने ये बात समझा होगा, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, इसका क्या मतलब है? ये बहुत ज़्यादा लेंदी शब्द है, इन सब चीज़ों को हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आप सिंपल से समझिए। अगर क्या, दो उदाहरण बता, क्या आपको पढ़ना चाहिए? तो देखो क्या बीच में आ गया है, क्या आ गया, क्या शुरू में आ गया है। अगर क्या शुरू में है, इसमें दोबारा मैं एक दूसरा उदाहरण लेता हूँ, आपको क्या पढ़ना चाहिए। ठीक, तो यहाँ क्या बीच में आया है। तो दोस्त समझिए कि जब क्वेश्चन वर्ड, देखिए इन सब शब्दों को हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, डबल इंट्रोगेटिव, ट्रिपल इंट्रोगेटिव। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में हो, जो क्वेश्चन वर्ड है, जैसे क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड्स। ठीक, या तो क्वेश्चन वर्ड जैसे कि क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सब क्वेश्चन वर्ड है। ठीक, क्या, क्यों, कैसे, अगर ये दोनों दो तरीके से प्रयोग होते हैं। एक होते हैं वाक्य के शुरू में आते हैं, वाक्यों के शुरू में आते हैं। दूसरा होता है वाक्यों के बीच में आते हैं, वाक्यों के बीच में आएंगे। क्या मतलब है? जब क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के शुरू में आए, देखो जैसे क्या शुरू में आ गया है, वाक्यों के बीच में आए, जैसे क्या बीच में आया है। जब क्या शुरू में आता है, जब शुरू में आए तो उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो ना चाहिए के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, शुड हो जाएगी, फिर वर्ब हो जाएगी शुड आई रीड, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या बीच में आया है तो इसकी मीनिंग लिखनी पड़ेगी आपको हर कीमत पर। वाट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, फिर वर्ब, वाट शुड आई रीड हो जाएगा, वाट शुड आई रीड। तो क्या आप समझ गए कि अगर क्वेश्चन वर्ड जो होता है
वो शुरू में होता है तो उसकी मीनिंग नहीं लिखते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, जैसे क्या, क्यों, कैसे बीच में आ गया, तो उसकी मीनिंग लिखनी पड़ेगी, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि ना चाहिए हो तो ये दो स्ट्रक्चर होते हैं, और इसके अलावा जो मैं मस्ट वाला लिखाया था उसको आप समझ सकते हैं। लेकिन ना चाहिए में बात यही नहीं ख़त्म होती है, इसके अलावा भी चाहिए परिवार में और सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए मैं आपको चाहिए को लेकर और सारी चीज़ें बताता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि नाट का प्रयोग कैसे होता है, आप समझ गए होंगे कि क्या, क्यों, क्या बीच में आए तो क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे शुरू में आए तो उसका ट्रांसलेट कैसे करते हैं। इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव का ये जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है। तो देखिए मैं कुछ उदाहरण लिखता हूँ, इन्हीं उदाहरणों में मैं थोड़ा विस्तार में करता हूँ। ठीक, देखिए यही मैं इसी सब में लिखा है ना चाहिए, इसी में मैं लिख दूँ ना चाहिए था, इसी में सब में था जोड़ दूँ, यहाँ पर भी था जोड़ दूँ, यहाँ पर भी था जोड़ दूँ, यहाँ पर भी था जोड़ देता हूँ। ठीक, तो अगर वाक्यों के अंत में ना चाहिए था लिखा हो, देखो जैसे आपको बाज़ार जाना चाहिए था, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए था, बच्चों को मैदान में खेलना चाहिए था, आपको अवश्य बाज़ार जाना चाहिए था, हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए था, तो सारे वाक्यों में आखिरी में ना चाहिए था है। ना चाहिए का ट्रांसलेशन अलग होता है, ना चाहिए था हो तो ट्रांसलेशन अलग होगा। तो ना चाहिए था हो तो क्या हो जाएगा, बस थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है बस। देखिए इसके दो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेंगे, मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। देखो अगर ना चाहिए था हो, आखिरी में ना चाहिए था हो, ना चाहिए था ये लिखा हुआ है, ना चाहिए अभी हम लोग पढ़े थे ना चाहिए, ना चाहिए था लिखा हुआ है, तो लिखेंगे सब्जेक्ट शुड, अब हैव लग जाएगा, सब्जेक्ट शुड हैव और हैव के बगल में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हम लोग लगाएंगे पहला स्ट्रक्चर। और ये सामान्य बात के लिए होगा, सामान्य बात के लिए। लेकिन इसके अलावा हम लिख सकते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस में ऑट टू हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये किसके लिए होगी, नैतिक बाध्यता, ईश्वरीय कथन, ईश्वरीय कथन और अवश्य चाहिए था, अवश्य चाहिए था। अगर ये चार बातें हैं तो ought to have, अगर सामान्य बातें हैं तो should have, इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक, तो देखिए आपको बाजार जाना चाहिए था, ये एक सामान्य बात है, तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा you should have gone, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा gone टू मार्केट, ये ट्रांसलेट हो जाएगा। फिर लिखा है हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए था, तो भाई बड़ों का सम्मान नैतिक बात हो गई, नैतिक बात है तो ought to have का, तो you ought to have, सम्मान करना का हो जाता है रिस्पेक्टेड, हैव के बगल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे भाई, रिस्पेक्टेड एल्डर्स, बड़ों का हो जाएगा आपका एल्डर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को मैदान में खेलना चाहिए, तो हो जाएगा ये सामान्य बात है चिल्ड्रेन, ना चाहिए था है तो शुड हैव प्लेड, शुड हैव प्लेड इन द ग्राउंड, शुड हैव प्लेड इन द ग्राउंड हो जाएगा। आपको अवश्य बाजार जाना चाहिए, देखिए चौथा अवश्य बाजार जाना चाहिए, अगर अवश्य है तब भी ought to का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट ought to have, यानी कि ought to have, सब्जेक्ट नहीं लिखना, इसको मिटा देना हम, आपको अवश्य बाजार जाना चाहिए तो you ought to have, you ought to have gone to market, ठीक है, मार्केट हो जाएगा। अगला हमारा है हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, ये भी नैतिकता बातें हो गई, तो वी ought to believed, we ought to believed in God हो जाएगा।
तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये दोनों अगर आखिरी में आए तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे। आखिरी में अगर ना चाहिए है तो इसका ट्रांसलेट भाई अलग होता है, अगर ना चाहिए था है, ना चाहिए था है तो इसका ट्रांसलेट अलग होता है। और नाट का प्रयोग देखो, अगर इसमें हमें नाट का प्रयोग करना हो तो हमेशा याद रखिए कि पहला शब्द हेल्पिंग वर्ब होता है, बाकी सब मेन वर्ब के हिस्से हैं। तो नॉट हमेशा मेन वर्ब के पहले आएगा, यहाँ आएगा। इसमें देखो नाट का प्रयोग करना हो तो यही हेल्पिंग वर्ब है, बाकी सब मेन वर्ब के हिस्से हैं, हमेशा मेन वर्ब से पहले नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ पर भी देखो ये पूरा मेन वर्ब है तो यहाँ नॉट का प्रयोग होगा। इसी तरीके से इसमें कर सकते हो, इसी तरीके से इसमें कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन में क्या होता है कि हमारे पास 12 हमारे पास टेंस होते हैं। 12 टेंस के अलावा कुछ इस तरीके की मॉडल बातें होती हैं जिसमें मॉडल वर्ब का प्रयोग होता है। लेकिन मॉडल वर्ब को सिखाने के बहुत सारे तौर तरीके हैं। तो ये जो तरीका है, जो लोग हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। अगर आप हमारी पूरी वीडियो लगातार जो क्रम से भी आती जाएगी आप देखते जाएंगे तो आप ठीक तरीके से ट्रांसलेशन की जितनी भी गहराइयाँ होती हैं, जितनी भी अंग्रेजी में सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इस समय ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक एक करके हम सारी चीज़ें सीख लेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर है जिसमें हमने शुड के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आई होगी तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।